हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सितंबर 2024 की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कंप्लीट की जा रही है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी हमने इसके जून जुलाई अगस्त तक के मैगजीन को कंप्लीट कर दिया गया है। तो अभी ये सितंबर का मैगजीन है, जिसमें मैगजीन के प्रारूप को बता दिए गए हैं कि किस तरीके से इस मैगजीन को पढ़ा जाएगा। तो इसमें टोटल देखा जाए तो इस मैगजीन के अंतर्गत आपके टोटल 8 लेक्चर रहेंगे। 8 लेक्चर के अंतर्गत जैसे कि पहला टॉपिक जो होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन का रहेगा। दूसरा टॉपिक जो आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। तीसरा जो आएगा आपका अर्थव्यवस्था। और चौथा आएगा सिक्योरिटी का। पांचवा आएगा पर्यावरण का। छठा आएगा आपका सोशल इशू यानी कि सामाजिक मुद्दे का। सातवां जो आएगा जिसके अंतर्गत कवर किया जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और आठवें के अंतर्गत आपकी संस्कृति, नीति शास्त्र, सुर्खियों में रही योजनाएं, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि आपका जो टारगेट रहता है, तो इसमें मैगजीन को हम ज्यादातर 8 पार्ट में ही डिवाइड करके पढ़ाते हैं। लेकिन आपकी जो जुलाई की जो मैगजीन रही है उसी को हमने 2 मैराथन के थ्रू, मतलब कि दो, उसमें साढ़े तीन तीन घंटे के अंतर्गत आपकी वो मैगजीन कवर कराई है। और आपकी जितनी भी मैगजीन आई हुई है उस मैगजीन का एक टारगेट रहता है कि आपको 8 लेक्चर देना। 8 लेक्चर के अंतर्गत आपकी एक मंथ की मैगजीन कवर हो जाती है, और इसको इस तरीके से कंप्लीट कराने का मोटिव ये रहता है कि आपने जैसे कि एक मंथ का पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप जैसे कि आपने पूरे करंट अफेयर के पॉलिटी के वीडियो देख लिए तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। या फिर साथ में देख लेते हैं, या फिर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो साथ में आप मंथ वाइज इसके चैप्टर भी कवर कर लेते हैं, तो आपका साथ में करंट अफेयर भी हो जाता है। और इसमें एक सुविधा ये भी होती है कि आप जब जैसे तैयारी कर रहे हैं और आपने जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत रहा, उसको आपने पढ़ा, तो आपने जहाँ भी अपना नोट्स बनाया होगा उसमें उसको नोट डाउन कर लेंगे। या फिर दूसरा ये हो जाता है कि आपने जैसे कि कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में भी उसमें नोट डाउन करते हैं, तो वहां भी कुछ चीजें नई ऐड ऑन करनी है तो ज्यादा उसकी डिटेल, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसका जो प्रारूप रहता है कि आप सुर्खियों में रहे मतलब कि योग जो चर्चा का विषय है उनके बारे में बता देते हैं। फिर उसके बाद जो भी आगे की चीजें आती है, तो जो उस टाइम पे कौन कौन से उससे तथ्य निकल के आते हैं, फिर बाद में उसका देखा जाए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही रहता है कि कब इसकी शुरुआत हुई, कब कौन कौन से सिद्धांत लाए गए थे, तो इससे रिलेटेड ही होता है। तो अगर आपको वो चीजें पता है तो आप करंट अफेयर की चीजों को इस सेवा से उसमें नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपकी ये तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, और आपको इसको अलग से पढ़ के और टाइम देने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो आप तो इसको देखते जाए और साथ ही साथ अपना नोट्स भी बना लेते हैं, और जहाँ पे आप उसका क्वालिटी का नोट्स बनाए रहेंगे, तो आज जैसे क्वालिटी का बनाया हो, आईआर का बनाया हो, तो ये सेक्शन वाइज रहता है, तो आप ही के लिए इसमें सुविधा रहती है। चलिए, तो टॉपिक की शुरुआत करने के पहले आपको इसके सब टॉपिक बताते हैं कि कौन कौन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला आता है एक राष्ट्र एवं एक चुनाव के बारे में। वैश्विक स्तर पर एआई गवर्नेंस के बारे में, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में, एकीकृत पेंशन योजना के बारे में। फिर आती है सुर्खियों में रही योजनाएं, जैसे कि आपकी आएगी न्यायालयों में ब्लैक फूड सिंड्रोम का होना, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, बार्गेनिंग या सौदा अभिभाव के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 में संशोधन, 23वें विधि आयोग के गठन के बारे में, लोक सेवक पर अभियोजन की मंजूरी और सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक प्रमुख टॉपिक है। संक्षिप्त में जो सुर्खियां आती हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनको भी डिटेल में है। चलिए, तो एक एक करके प्रत्येक टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक आज का आता है राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत एक राष्ट्र एक चुनाव का। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और प्रेजेंट में क्यों ये सुर्खियों में रहा, और इसकी जो प्रक्रिया है एक राष्ट्र एक चुनाव की, कब से इसको लाई गई और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों रही। क्योंकि हर जो भी अमेंडमेंट होता है या फिर कोई बिल लाया जाता है खासतौर से पॉलिटी में, तो उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि आप किसी अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं तो कोई 1966 में आया, 1970 में आया, तो देखते हैं कि 2024 में या 2022 या 2023 में उसमें संशोधन हुए। तो वो जो संशोधन होते हैं वह वर्तमान की आवश्यकताओं को देखकर ही किए जाते हैं, क्योंकि जब 1966 में कोई एक्ट बना हुआ था तो उस टाइम पे जो उस प्रक्रिया में था, या फिर जैसे एक्ट के हुआ साथ ही साथ आपके कुछ इश्यू भी होते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रक्रिया थी तो उस टाइम की परिस्थितियों को देख कर किया गया था, और वो भी जैसे कि 10 साल 15 साल का अनुमान लगा लिया था कि इस टाइम पे। लेकिन अभी देखा जाए तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटल युग चल रहा है।
तो इसमें चीज़ें अभी एक मल्टीप्लाई वे में चल रही हैं। यहाँ अभी ये नहीं चल रही है कि आपकी चीज़ें एक धीरे-धीरे चल रही हैं। अभी देखा जाए तो आज ये है तो 4 दिन बाद कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो इस तरीके से संशोधन आप देखते होंगे कि जैसे कि आपने अधिनियम पढ़े होंगे, तो उनमें संशोधनों का भी आप ज़्यादा चेंजेस देखते होंगे कि अभी हाल-फिलहाल में बहुत सारे अधिनियमों में बदलाव हुआ है। कई सारी प्रक्रिया जो पहले चलती थी, तो उनमें एक तरीके से बदलाव काफ़ी स्तर पर देखने को मिला है। तो यही सब रीज़न रहता है क्योंकि उस टाइम पे जो आवश्यकता थी, तो उस टाइम की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको एक्ट बनाए गए या नियम कानून लाए गए। प्रेज़ेंट में जिस तरीके के एक्ट कानून लाए गए, तो प्रेज़ेंट की आवश्यकताओं को देखते हुए उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन को फुलफिल करने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। अब आता है कि हमारा जो टॉपिक है जैसे कि एक राष्ट्र एवं चुनाव का यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। जब वन नेशन वन इलेक्शन का आया तो इसमें ये आता है कि पहला नंबर तो ये कि इसे किस समिति की सिफारिश पर इस कमेटी को गठित किया गया है, किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई, कब इसने रिपोर्ट सौंपी थी और कब इसकी रिपोर्ट जो आई हुई थी, तो इसे कब स्वीकार किया गया और इसे कब सौंपा गया था। तो ये मेजर पॉइंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं तो अभी हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे पहले के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी ए बनाई गई थी मतलब कि उनकी सिफारिशों को बनाया गया था जिसे प्रेजेंट में स्वीकार कर लिया है जो एक अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ चुनाव कराने की तो उस समिति की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया है ये समिति आपकी 2 साल पहले बनाई गई थी तो इस समिति के बारे में जानेंगे और अभी प्रेजेंट में इसको स्वीकार कर लिया है इसकी सिफारिशों को तो इस कारण ये चर्चा का विषय है। कोई भी मुद्दा जो चीज़ें अभी प्रेज़ेंट में हाल घटनाक्रम में हुई रहती हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड होता है तो फिर उसके बैकग्राउंड को जाना जाता है कि ये चीज़ें कब की गई थी। तो अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया, तो अब समिति कब बनी थी? ये प्रक्रिया कब-कब हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चलिए एक-एक करके जानते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो एक राष्ट्र एक साथ चुनाव कराना एक राष्ट्रीय चुनाव के रूप में ही जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे आपने पढ़ लिया कि भई एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत आया, उसकी समय की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, तो अब उसका मतलब ये तो पता होना चाहिए कि ये क्या है? तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका असर जो होता है कि यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभाओं का चुनाव हो या नगर पालिकाओं का चुनाव हो या पंचायतों का चुनाव, सभी को एक साथ संपन्न कराना। यानी कि एक साथ एक चुनाव कराना, चाहे आपके लोकसभा, राज्य विधानसभाएँ, नगर पालिकाएँ, पंचायतें। क्योंकि अभी देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, राज्य विधानसभाओं के अलग होते हैं, नगर पालिकाओं, पंचायतों के अलग होते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये मोटिव है कि आपके एक साथ सभी चुनाव को कराना है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन में मतदान हो। मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि अगर एक साथ चुनाव कराना है तो एक देश में हो। एक दिन नहीं होगा बट एक टेन्योर दिया जाएगा कि उस टाइम पे ये सभी चुनाव होंगे। मतलब कि जैसे कि आपका 1 महीने का टारगेट है, मान लेते हैं कि 1 महीने का टारगेट रखा है। तो 1 महीने के टारगेट में आपके पूरे चुनाव कराने हैं, चाहे लोकसभा के हो या राज्य विधानसभा के या नगर पालिका के या पंचायत के। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन कराना कि आपके पूरे चुनाव जितने भी हैं, एक ही दिन करा दिया, कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया नहीं, बट ये है कि हाँ, एक महीने का एक टारगेट लेके चले, तो 1 महीने के अंतर्गत क्योंकि कई चरणों में चुनाव संपन्न होते हैं। अभी प्रेज़ेंट में जो चुनाव हुआ है, तो उसको भी कई चरणों में संपन्न कराया गया। काफ़ी दिन तक मतदान किया चला। तो इस तरीके से ये एक प्रक्रिया रहेगी कि आपके जैसे कि कोई स्टेट है उसका उस दिन हुआ एक शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता है जैसे कि अभी आपने वोट दिया होगा तो आपको पता ही चला होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे कि आप किसी स्टेट जिस स्टेट में है तो आपके यहाँ अलग है दूसरे स्टेट वाला जो भी आपका दोस्त है तो उसका अलग दिन है तो इस तरीके के आपके चुनाव में एक प्रारूप में डिफरेंशिएशन बट ये है कि एक दिन नहीं होगा बट अलग-अलग होगा। तो एक साथ चुनाव से आशय नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों को एक ही दिन मतदान हो। अब जान लेते हैं कि यह प्रक्रिया आखिर कब-कब इन चुनाव को कराया गया। तो सबसे पहले कि भारत में वर्ष 1951 से 52, 57, 62, 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो थे वो एक साथ कराए गए थे। 1968 से 69 में राज्य विधानसभा, 1970 में लोकसभा के समय पहले से विभंग होने के कारण ये चक्र जो था वह बाधित हो गया था। तो पहले 1951-52 में कराए गए, 1957 में कराए गए, 1962 में कराए गए, 1967 में कराए गए, उस टाइम पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। लेकिन जब 1968, 59, 69 में राज्य विधानसभा, 1970 में लोकसभा के भरने के पहले ही ये जो एक चक्र चल रहा था, उसमें बाधा आ गई यानी कि उसमें एक ब्रेक हो गया। एक साथ चुनाव की आवश्यकता क्यों है? इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये सबसे पहले तो गवर्नेंस एवं विकास के संदर्भ में।
फिर जैसे कि ये प्रक्रिया जो पहले चली हो, अभी वर्तमान में इसकी माँग काफ़ी चल रही हो और इससे रिलेटेड सिफ़ारिशें भी प्रस्तुत कर दी गई हैं और ये समिति भी बनी हुई थी। तो आखिर इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? आखिर इसकी क्या आवश्यकता होगी कि अगर ये प्रक्रिया लागू होती है? तो चुनावों के दौरान देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। ऐसे में बार-बार आचार संहिता लागू करने वाले चुनाव या राज्यों में केंद्र और राज्यों के सभी तरह के विकास कार्यक्रम या गतिविधियां रुक जाती हैं। बार-बार होने वाले चुनाव से देश की आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होती है। तो इसके कारण निवेश संबंधी निर्णयों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ-साथ बार-बार होने वाले चुनाव की वजह से सरकारें अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को भी टाल देती है, जिससे कई विकास के अवसर भी गंवाने पड़ते हैं। और सरकार के सभी स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने के लिए आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादन चक्र में आने वाली गिरावट से बचा जा सकता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रवासी समूहों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बार-बार छुट्टी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इनके स्तर पर आता है। जैसे कि वित्तीय बोझ में कमी होना कि एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो बार-बार खर्च नहीं होगा, उससे बचा जा सकता है। अधिकारियों कर्मचारियों के एक निर्धारित कार्यों से अलग-अलग काम करना, जैसे कि चुनावों के समय ज्यादातर सुरक्षा बल और अन्य सरकारी कर्मचारी जो है वो निर्वाचन संबंधी कार्यों और प्राथमिक कर्तव्यों से काफी लंबे दूर तक रहते हैं। इससे ज्यादातर शिक्षकों में निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगा दिया जाता है। अदालत पर काम का बोझ कम करना, जैसे कि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव संबंधी विवादों की संख्या में कमी आएगी, इससे न्यायालयों पर मुकदमे का बोझ कम होगा। पहचान की राजनीति कम होगी कि बार बार चुनाव होने से चुनाव में अक्सर पहचान की राजनीति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जाति और वर्ग विभाजन को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक एकता बाधित होती है। मतदाताओं की भागीदारी के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें बार-बार चुनाव कराने से मतदाताओं में थकावट का अनुभव होता है और चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी भी कम हो जाती है, जो कि एक समस्या पैदा करती है। और ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं डॉक्टर एस वाई कुरैशी, तो उनका एक कोट दिया गया है। उन्होंने कहा हुआ है कि चुनाव देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गया है। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक नुकरशाही, झगड़-झोड़, निवेश की वसूली में लग जाते हैं और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो ये जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया है। अब आते हैं हम एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशों वाली रिपोर्टों एवं आयोग के बारे में कि यह कौन-कौन सी इससे रिलेटेड रिपोर्टें हैं, कौन-कौन से आयोग हैं। तो जैसे कि भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में आई होती है। दूसरी आती है संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग 2002, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015, 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख रिपोर्ट ऑफ आयोग है। अब आता है हमारा, फिर से हम शुरुआत की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि हमने जो टॉपिक सुर्खियों में रहा था और जो शुरू किया हुआ था तो उसमें आता है कि एक साथ एक चुनाव हेतु जो उच्च स्तरीय समिति बनी है उनकी मुख्य सिफारिशों भी को पेश किया गया है, मतलब कि स्वीकार किया गया है। तो अभी मुख्य सिफारिशें कौन-कौन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस समिति ने बार-बार होने वाले चुनाव के कारण सरकारों, व्यवसायों, न्यायालय, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज आदि पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए देश में एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। जैसे कि लोकसभा हुआ या सभी राज्य विधानसभाएं या स्थानीय निकाय या नगर पालिकाओं या पंचायतों के चुनाव जो थे वो एक साथ कराए जाएंगे। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है, जैसे कि चुनाव के समन्वय के संदर्भ में, कि पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण के अंतर्गत जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए। दूसरे चरण में दे दिया कि आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायतों का चुनाव कराया जाना। तो इन्होंने भी 1-2 चरण निश्चित किए कि इनमें एक समन्वय होना चाहिए, जिसमें पहला चरण जो था उसको लोकसभा और राज्यसभा से जोड़ दिया, जो एक साथ चुनाव कराएगा। दूसरा चरण जो है वह आम चुनाव में 100 दिनों के भीतर नगरपालिकाओं, पंचायतों का चुनाव कराया जाएगा। प्रस्तावित संविधान संशोधन के अंतर्गत देखा जाए तो उच्च स्तरीय समिति ने संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन, मौजूदा अनुच्छेद में 12 नए खंडों को शामिल किया गया। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित 3 कानून को बदलाव करने के भी सुझाव दिए गए। तो इस तरीके से इस समिति ने सिफारिशें दी गई। अब आता है कि इससे रिलेटेड कौन-कौन से 3 कानूनों में बदलाव करने के सुझाव दिए, इसको तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि इन्हें की जो प्रक्रिया है वह भारतीय संविधान के किन-किन अनुच्छेद में दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 का ये जो है उसमें शामिल किया गया है, जिसमें 82 का ए का क्लॉज 1 जो है वह प्रावधान करता है, यानी कि उसमें प्रावधान किया गया है कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 82 ए को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा और इस अधिसूचना की जो तिथि होगी वह नियत तिथि होगी। और इसे अनुच्छेद 82 का ए का क्लॉज 2 जो है उसमें प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर नियत तिथि के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधान सभाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे कि लोकसभा में त्रिशंकु संसद, दल बदल, अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि ये चुनाव जो है केवल भंग लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही होनी चाहिए और इस प्रकार राज्यों के मामले में राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और जब उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता है, तो उनका कार्यकाल जो होता है वह लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगा और इसमें एक साथ चुनाव के चक्र में निरंतरता सुनिश्चित होगी। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 324 का ए जो है इसमें शामिल करने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि आम चुनावों के साथ नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को एक साथ कराने से संबंधित है और इसमें राज्यों की कानूनी समर्थन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से इसमें ये आर्टिकल के अंतर्गत इनमें शामिल करने और इसमें कुछ में संशोधन करने की बात की गई है। अब आते हैं एकल मतदाता सूची के बारे में, किसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन करना पड़ा, जिससे भारतीय संविधान के भाग 9 और 9(a) में संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें राज्य सूची के विषय में जैसे कि स्थानीय सरकार में संशोधन शामिल है। अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के तहत संविधान संशोधन होगा और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन इसमें आवश्यक होगा। राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, जैसे कि समिति ने पाया हुआ है कि संसद और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल में संबंधित संविधान संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय निकायों के कार्यकाल में परिवर्तन से संबंधित संविधान संशोधन का कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक की व्यवस्था होना कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए इसमें भारत निर्वाचन आयोग या ईवीएम, वीवीपैट की खरीद और मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों आदि की तैनाती के लिए अग्रिम अनुमान के लिए योजना तैयार करना। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के लिए जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के लिए एक योजना तैयार करना। एक पूरी प्रक्रिया को अमल में लाने और उनकी निगरानी के लिए कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाना चाहिए, तो इसके अंतर्गत आता है। एक साथ चुनाव कराने से संबंधित जटिलताएं और चुनौतियां हैं, जैसे कि क्षेत्रीय मुद्दे की उपेक्षा देखने को मिलती है, क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव देखने को मिलता है, राजनीतिक जवाबदेही का बढ़ती है, संघवाद को लेकर चिंता देखने को मिलती है, जैसे कि अनुच्छेद 172 में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधन राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी किए जाते हैं और राज्यों की राय और अपना मत रखने का अधिकार भी इसमें कम हो सकता है। लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव आयोग में महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जो कि भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं। इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में अपनाना संविधान की भावना के साथ-साथ सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांत के भी अनुरूप होता है। तो ये जो कोड है इनको आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब जैसे कि मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें इस तरीके के कोड लिख देते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो रहेंगे या फिर आपका जो निबंध जो रहता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो इनको आपको याद कर लेना है, या याद क्या आपने टॉपिक पढ़ा है तो वो आपको समझ में ही आ गया है कि ये जो हमारे भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ये चीज कही गई है, सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांत के अनुरूप होने की बात कही है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो चुनावों को लाभों और संघवाद, लोकतांत्रिक अखंडता, राजनीतिक बहुलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विस्तृत कानूनी चर्चा भी आवश्यक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वैश्विक स्तर पर एआई गवर्नेंस यानी कि ग्लोबल एआई गवर्नेंस के बारे में। सुर्खियों में क्यों? तो सुर्खियों में क्यों है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं कानून के शासन पर यूरोपीय परिषद का फ्रेमवर्क कन्वेंशन या एआई पर कानूनी रूप से बाध्यकारी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे हाल ही में हस्ताक्षर के लिए देशों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं कानून के शासन पर यूरोपीय परिषद का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जिसे एआई पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संबंधी है, जिसे हाल ही में हस्ताक्षर के लिए इन देशों में प्रस्तुत किया गया। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो इसे 1949 में यूरोपीय परिषद के बारे में कि इसे 1949 में एक अंतर कार्यकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ अन्य देश भी शामिल है, जिसकी सदस्य संख्या जो है वह 46 है, जिनमें जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। सीओई यानी कि यूरोपीय परिषद फ्रेमवर्क 2019 में तब शुरू किया गया था जब यूरोपीय परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तटस्थ समिति का गठन किया था और इस कार्य में एक ऐसे कानूनी उपकरणों की व्यवहार्यता का जांच करना था जो एआई के विकास और उपयोग को विनियमित कर सके और यह कन्वेंशन नए नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप हो सके, जैसे कि G7 एआई समझौता, यूरोपीय संघ का एआई कानून और बेले चली घोषणा पत्र इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं।
अब आता है कि सीओआई यानी कि यूरोपीय परिषद कन्वेंशन के प्रमुख प्रावधान के बारे में कि इससे रिलेटेड कौन-कौन से मौलिक सिद्धांत है जो एआई सिस्टम के लिए है और इसमें कौन-कौन से प्रावधान है। जैसे कि इसकी कवरेज को देखा जाए तो ये कवरेज जो है वह सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी अभिकर्ताओं दोनों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एआई प्रणालियों को शामिल करता है। साथ ही सार्वजनिक प्राधिकरणों की ओर से कार्य करने के लिए निजी अभिकर्ताओं द्वारा भी उपयोग की जाने वाली एआई प्रणालियों को भी कवर करता है। हस्ताक्षरकर्ताओं के दायित्व देखने को मिलते हैं कि पक्षकारों देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित विधायी या प्रशासनिक या अन्य उपयोग वाले बनाए रखने हेतु एआई प्रणालियों के उपयोग की अवधि में के भीतर गतिविधियां देखने को मिलती है। इस फ्रेमवर्क में एक खास विशेषता यह होती है कि यह प्रौद्योगिकी को सीधे तौर पर विनियमित नहीं कर सकता और यह टेक्नोलॉजी न्यूट्रल भी होता है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर एआई प्रणालियों की डिजाइन विकास डिकमीशनिंग के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया। अपवाद स्वरूप देखा जाए तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर लागू नहीं होता और इन क्षेत्रों में एआई प्रणालियों का परीक्षण मानवाधिकार लोकतंत्र या कानून के शासन में हस्तक्षेप की क्षमता रखता है और वह इस फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाता है। फ्रेमवर्क के तहत एआई प्रणालियों के उपयोग अवधि के भीतर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को इसके अंतर्गत रेखांकित किया गया है। अभी कौन-कौन से सिद्धांत हैं जैसे कि मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना, समानता और गैर भेदभाव होना, गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का सम्मान, पारदर्शिता और निगरानी, जवाबदेही और जिम्मेदारी, विश्वसनीयता और सुरक्षित नवाचार, तो एआई सिस्टम के ये मौलिक सिद्धांत होते हैं। अब आता है कि वैश्विक स्तर पर एआई के गवर्नेंस की आखिर आवश्यकता क्यों है इसके बारे में। जैसे पहला तो होता है जोखिम न्यूनीकरण। जोखिम न्यूनीकरण जो है वह एआई प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर विनिमय एआई प्रणालियों से जुड़े वैश्विक जोखिम है जैसे कि रोजगार की क्षति भेदभाव निगरानी व सैन्य कार्यों में दुरुपयोग एआई हथियारों के लिए स्पर्धा आदि का काम करने के लिए मानक निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक कामकाज के लिए खतरा पैदा होता है। असमानताओं से निपटने के लिए सीमा पार प्रगति, एआई का अनुचित तरीके से समायोजन और व्यापक पैमाने का उपयोग जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और कानूनी परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए एआई प्रणालियों को तेजी से अपनाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर एआई के गवर्नेंस के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला होता है प्रतिनिधित्व की कमी का होना, कि एआई जो है एआई गवर्नेंस से संबंधित पहलों में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव देखने को मिलता है। जैसे एआई से विकास में जुड़ी हुई संस्थानों में निम्न आय वाले देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधित्व कमी देखी गई। इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एआई के मूल्यांकन और वित्त पोषण में भारी असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एआई से जुड़ी चर्चाओं पहलों में केवल 7 देशों द्वारा ही भाग लिया जा रहा है। ग्लोबल साउथ से ज्यादातर देशों के इन पहलों को शामिल नहीं किया गया। समन्वय संबंधी अंतराल देखने को मिलते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुसंधान संबंधी पहलों के लिए वैश्विक तंत्र का अभाव कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। संकीर्ण दृष्टिकोण होना विविध देशों में एआई की एक चुनौतियों की अस्थायी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कार्यान्वयन में कमी के संदर्भ में देखा जाए तो एआई जो है वह गवर्नेंस के संबंध में सरकारों और निजी कंपनियों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रणालियों का अभाव होता है। यहाँ पर बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सहयोग और संसाधन की कमी होती है और ये रणनीतियां जो है अक्सर सिद्धांतिक ही रह जाती है और ये व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होती। एआई क्षमता निर्माण के लिए समर्पित वित्त पोषण का अभाव है जो कि देश के वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ता है। फिर आता है कि एआई को विनियमित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम जैसे कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति होना, कि नीति आयोग ने राष्ट्रीय देखभाल कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए हैशटैग एआई फॉर ऑल रणनीति का उपयोग किया है यानी कि इसकी शुरुआत की है। जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत देखा गया है जो कि एआई के विकास एवं कार्यान्वयन में नैतिकता एवं जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार एआई सिद्धांत जारी किया गया है जिसे बाद में आयोग ने जिम्मेदार एआई के संचालन सिद्धांत जारी किए हैं और ये सिद्धांत सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इंडिया एआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई के क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा एआई संबंधी नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए इंडिया एआई कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम इसका उद्देश्य व्यक्तियों के डेटा सुनिश्चित करना और एआई से जुड़ी निजता संबंधी चिंताओं का समाधान करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जो कि भारत इसका सदस्य और भारत जिम्मेदार एआई वैश्विक चर्चाओं में भाग लेता है और अपनी रणनीतियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम में आता है जैसे कि एआई पर जीव सेवन का समझौता, कि इसका उद्देश्य एआई प्रणालियों के जिम्मेदार विकास और इसके अंतर्गत एक ग्लोबल फ्रेमवर्क स्थापित करना। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम जो कि पहला प्रमुख विनिमय है जिसमें 3 जोखिम स्तरों जिसमें अस्वीकार जोखिम, उच्च जोखिम, कम या न्यूनतम जोखिम में वर्गीकृत किया गया है।
पहले चले घोषणा पत्र जिसमें फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न अवसरों जोखिमों की साझा समझ स्थापित करता है। इस पर 28 देश और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें गवर्नेंस एआई फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक वाली संयुक्त रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें हैं, जैसे कि एआई पर लचीले और विश्व स्तर से जुड़े दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो साझा समझ और लाभों को बढ़ावा देता है। एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन करना, एआई को विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम पद्धति पर ध्यान केंद्रित करना, एक एआई एक्सचेंज सृजित करने की आवश्यकता होना, एआई क्षमता विकास नेटवर्क स्थापित किया जाना, एआई के लिए ग्लोबल फंड होना चाहिए। उठाए जाने वाले कदम में जैसे कि एआई के विनिमय के हेतु कानून बनाना, एआई प्रणालियों को मानवीय मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप बनाना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शिकायत निवारण तंत्र यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में, कि ये चर्चा में क्यों रहा और ये होता क्या है इसके बारे में। कि हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी कि एमओ पीपीजी एंड पी के द्वारा लोक शिकायतों से निपटाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए। ये दिशा निर्देश का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना होता है। चलिए तो जान लेते हैं इन मुख्य दिशा निर्देशों के बारे में। ये जो दिशा निर्देश है यह नागरिकों की शिकायतों में समाधान सिंगल विंडो यानी कि एक ही जगह करने वाले CPGRAMS के साथ एक एकीकृत यूजर फ्रेंडली शिकायत दर्ज करने वाला प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। यह जो है वह शिकायतों के दोहराव की समस्या को हल करने कई पोर्टल पर एक ही शिकायत के समाधान में एक से अधिक अधिकारियों के समय और प्रयास की बचत होगी। सभी मंत्रालयों और विभागों में लोक शिकायतों के समाधान हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और ये जो अधिकारी है वह शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान भी सुनिश्चित करते हैं। मंत्रालय या विभाग योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे और इसमें मौजूदा समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें देखा जाए तो 2024 में कुछ नीतिगत दिशा निर्देश 10 चरणीय सुधार प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सुधारों को दर्शाते हैं और 2022 में इसे लागू किया गया था। चलिए तो इन 10 चरणों को जान लेते हैं। जैसे कि पहला आता है CPGRAMS 7.0 जो कि सभी के लिए उपयोग सुनिश्चित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जिसका उपयोग करके तकनीकी बढ़ावा देना। CPGRAMS पोर्टल 22 अनुसूचित भाषाओं में भाषा अनुवाद होना। शिकायत निवारण सूचकांक का कार्यान्वयन होना, फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन होना। CPGRAMS पोर्टल एक साथ राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल्स को एकीकरण कर आपका एक राष्ट्रीय पोर्टल होना। सभी सामान्य सेवा केंद्रों में CPGRAMS की उपलब्धता के साथ समावेशिता और पहुंच का होना। सेवोत्तम योजना के तहत शिकायत निवारण और अधिकारियों का प्रशिक्षण क्षमता निर्माण होना। केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करना। डेटा एनालिटिक्स के हेतु डेटा स्ट्रेटजी यूनिट की स्थापना करना। तो इसके ये 10 चरण होते हैं। अब जानते हैं कि आखिर शिकायत निवारण तंत्र होता क्या है। यह जो निवारण तंत्र है एक तरीके से यह उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है, क्योंकि यह किसी भी संगठन के कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। और इसका एक जो आधारभूत सिद्धांत है वह कहता है कि यह नागरिकों को उनके वादा किए गए स्तर की सेवा प्रदान नहीं की जाती या उनके अधिकारों को उल्लंघन होता है तो उनके पास शिकायत दर्ज करने और जिम्मेदार प्राधिकारी से समाधान प्राप्त करने के लिए एक उचित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। केंद्र सरकार ने शिकायतों के निपटाने के लिए 2 नामित नोडल एजेंसियां हैं। कौन-कौन सी हैं? जैसे कि पहली तो आती है MOPPGNP के अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। दूसरा जो आता है कैबिनेट सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय। शिकायत निवारण की स्थिति को देखा जाए तो 2022 से 24 की अवधि में लगभग 60 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया है। साथ ही ने मंत्रालयों, विभागों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 1.01 लाख शिकायत निवारण अधिकारियों की मैपिंग की गई है। और ये जो है वह एक तरीके से 24/7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब आता है शिकायत निवारण तंत्र के महत्व के बारे में। जैसे कि पहला आता है प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सरकार या नागरिकों के बीच एक विश्वास पैदा करता है। सरकारी अधिकारियों और संस्थानों को जवाबदेही सुनिश्चित करता है। नागरिकों को और फीडबैक के आधार पर सरकारी उपायों की बाधाओं का पहचान करने में सहायता करता है। यह नागरिकों और विशिष्ट व्यूअर्स के लिए एक सुरक्षित चैनल प्रदान करने में भ्रष्टाचार निपटने में सहायक है। अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। औपचारिक शिकायत प्लेटफॉर्म संबंधित लोक असंतोष को रोकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए
तो इसका एक महत्व होता है। शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में, जैसे कि पहली आती है संवैधानिक और या वैधानिक संस्थान, कि भारत में कई संस्थान यानी कि सीबीसी, लोकायुक्त, एनएचआरसी, एसएचआरसी आदि रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, लोक सेवकों तथा पद के दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के संदर्भ में लोक सेवकों के आचरण में लापरवाही आदि से जुड़ी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। इस संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर इन्होंने एमओपीपीजीएनपी में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत अ, विभाग तैयार किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अलग-अलग संगठनों की तुलनात्मक तस्वीर पेश करना और शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में संगठनों की क्षमता और सुधार की आवश्यकता के हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। फिर आते हैं प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जो कि एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्थापित किया हुआ है। इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। साथ ही केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की अलग-अलग योजनाएं, परियोजनाएं, निगरानी या समीक्षा का इनका एक अन्य उद्देश्य रहा है। शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े मुख्य मुद्दे के बारे में, जैसे कि पहला आता है शिकायत निपटान में देरी का होना, कि नौकरशाही संबंधी बाधाएं, सीमित संसाधन या अकुशल कार्यप्रणाली के कारण शिकायतों के समाधान में देरी होती है। इससे नागरिकों में निराशा और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है। भ्रष्ट आचरण देखने को मिलता है। एकीकरण का अभाव रहता है और डिजिटल डिवाइडेंट रहता है, जो कि ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म की प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता की पहुंच की कमी को संदर्भित करता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश है, कि यह जो है वह आयोग में राज्यों में देरी, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण स्थापित करने की सलाह दी हुई है। यह जो शिकायतें हैं वह गहन विश्लेषण करना है और यह उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कार्मिक लोक शिकायत कानून या न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश की 25वीं रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिकायत निवारण प्रणाली जो सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी होनी चाहिए। और समिति ने सुझाव दिया है कि लोक शिकायत निवारण तंत्र आरटीआई अधिनियम 2005 के तर्ज पर वैधानिक रूप से स्थापित करना चाहिए। विकेंद्रीकृत निवारण होना चाहिए। नौकरशाही स्तर को कम करना चाहिए। समीक्षा और निगरानी देखने को मिलती है। एक फीडबैक तंत्र होता है। प्रौद्योगिकी को एकत्रित करना इसके अंतर्गत देखा जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आता है हमारा एकीकृत पेंशन योजना के बारे में, कि हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए मंजूरी दी हुई है। इसके बारे में आता है। तो एकीकृत पेंशन योजना आखिर होती क्या है उसके बारे में जानते हैं, और क्या इस योजना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसमें जो हमारी नई पेंशन योजना है उसका क्या पैरामीटर रहा, पुरानी पेंशन योजना रही उसका क्या पैरामीटर रहा, तो उसका एक तुलनात्मक रूप में अध्ययन भी करेंगे। तो हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को स्वीकार किया हुआ है। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में देखा जाए तो इसे 2023 में गठित टीबी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर ही आधारित है। और पुरानी पेंशन योजना की जो लगातार मांग के कारण इस समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति का गठन ऐसे नहीं किया गया, इसके पीछे रीजन रहा है कि पुरानी जो पेंशन योजना थी उसकी मांग के कारण इस समिति का गठन किया गया। और इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? टीबी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर। अब आता है कि नई पेंशन योजना या यूपीएस में शामिल होने का का विकल्प रहेगा, और इस बार चयन कर लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। एनपीएस प्रणाली के तहत पहले से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी यूपीएस अपना सकते हैं, और ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अब आते हैं एकीकृत पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बीच तुलनात्मक अध्ययन की ओर। इसमें पात्रता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है कि एकीकृत पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी पर ये लागू होगा। जो नई पेंशन योजना थी उसे 2004 में शुरू किया गया था, जो 18 से 65 वर्ष के बीच के सभी नागरिकों के सेवानिवृत्त आय प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो पुरानी पेंशन योजना है जिसे 1950 के दशक में शुरू किया गया था, और यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। तो इसमें आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी पुरानी पेंशन योजना है वो सिर्फ सरकारी ना कर्मचारियों के लिए थी। जो आपकी जो दूसरी आती है वह 18 से 65 वर्ष के सभी देश के नागरिकों के लिए थी। और ये जो अभी प्रेजेंट में 1 अप्रैल 2025 से जो प्रभावी होती है, उसमें सभी कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार के होंगे उन पर ये लागू होगी। आप सुनिश्चित पेंशन के बारे में कि किसको कितना पेंशन दिया जाएगा, न्यूनतम कितना पेंशन होगा, पारिवारिक पेंशन कैसा होगा। तो ये 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीने की सेवा में औसत मूल वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन होगा। यह कम सेवा अवधि
कि आनुपातिक होगा, यानी कि न्यूनतम 10 वर्ष सेवा के लिए होगा। पेंशन राशि निश्चित नहीं है क्योंकि यह बाजार में जुड़ी योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता है और निश्चित आय प्रदान की जाती है। न्यूनतम पेंशन के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 25 वर्ष से कम, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थितियों में कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अनुपात में या न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये लागू नहीं होगा, ये 9,000 रुपए इसमें प्रति माह थे। और पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु से पहले पेंशन की 60% राशि उसके परिवार के पेंशन के रूप में मिलेगी। जो आपकी नई पेंशन योजना है उसके अंतर्गत था कि सरकारी कर्मचारी ने एनपीएस के तहत लाभ का विकल्प चुना है और परिवार को एनपीएस के तहत उसकी संचित पेंशन संपत्ति से लाभ मिलेगा। और जो पुरानी पेंशन योजना थी उसके अंतर्गत था कि विधवा या विधुर को दी जाती थी। जहाँ कोई भी विधवा विधुर नहीं है वहां ऐसे सरकारी कर्मचारियों ने बच्चों को दी जाती है जो 1/1/1964 या उसके बाद, लेकिन 31/12/2003 को या उसके पहले पेंशन के योग्य प्रतिष्ठान में सेवा में आए थे। तो इसके अंतर्गत ये पारिवारिक पेंशन के रूप में इनके प्रावधान है। फिर आते हैं मुद्रास्फीति से समायोजन के संदर्भ में, कि इसमें जो आपकी एकीकृत पेंशन योजना है, उसमें सर्विस कर्मचारियों के लिए समान ही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक समक पर आधारित महंगाई राहत पर रूप से समायोजन किया जाएगा। इसे ओपीएस समान रखा जाएगा। नई पेंशन योजना में उपलब्ध नहीं था और पुरानी पेंशन योजना में पेंशन भोगियों के लिए मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेंशन से महंगाई राहत की जाती थी। पेंशन भोगियों के अलावा पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत दी जाती थी। योगदान के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कर्मचारियों को अंशदान नहीं बढ़ेगा। सरकारी योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% हो जाएगा। कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान करना जरूरी होगा, जिससे नियोक्ता 14% तक अंशदान कर सकते हैं और इसमें कर्मचारी को अलग से योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि एकीकृत पेंशन योजना का लक्ष्य ओपीएस और एनपीएस दोनों को सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल कर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन को फिर से शुरू करना है। इसके अलावा यूपीएस का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक वित्तीय सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी होता है। अब आते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, क्योंकि हमने इसके मेजर टॉपिक को पढ़ लिया है। सुर्खियों के अंतर्गत हमारी पहली आती है न्यायालयों में ब्लैक कोट सिंड्रोम के बारे में, कि आखिर ये ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है और न्यायालयों में इसका क्या रूल है और इसके लिए क्या क्या, इसके समाधान के लिए इन मुद्दों से रिलेटेड के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो हाल ही में देखा जाए तो राष्ट्रपति ने ब्लैक कोट सिंड्रोम की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने न्याय में होने वाली देरी को रेखांकित करते हुए कोर्ट में आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव या तनाव का वर्णन करने के लिए ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द जो है वह व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के समान है और एक ऐसी स्थिति होती है जो संदर्भित करती है जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अस्पताल में जाने पर बढ़ जाता है और इसका मुख्य कारण तनाव या चिंता होती है जो अस्पताल में माहौल की वजह से पैदा होती है। इन मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदम में जैसे कि न्यायपालिका का आधुनिकीकरण की ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट टेली लॉ कार्यक्रम जैसे पहलों के माध्यम से समाधान के विकल्प के तरीके, जैसे कि कोर्ट से एक मुकदमा के पहले विवाद समाधान हेतु लोक अदालत, बुनियादी ढांचों की कमियों को दूर करना जैसे कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, लंबित मामलों को कम करने के लिए कानूनों में सुधार, जैसे कि उदाहरण के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 479 को पहली बार अपराधियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दिया ताकि विचाराधीन कैदियों को जमानत मिल सके। रोबो संस्कृति का करण यानी निशुल्क सेवाएं जो कि न्याय बिंदु कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से इसके कदम उठाए गए। ब्लैक कोट सिंड्रोम की धारणा के पीछे आखिर क्या कारण है, उसके अंतर्गत देखा जाए तो बड़ी संख्या में लंबित मामले देखने को मिलते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा जो है एक तरीके से इसमें इस राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने 82,887 मामले लंबित है। इसमें संख्या में बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में निर्णय में देरी से होने से जनता के बीच यह धारणा बन जाती है और न्यायिक प्रणाली में ऐसे महत्वपूर्ण मामले के निपटाने के लिए संवेदनशीलता और तत्परता का अभाव देखने को मिलता है। और इस तरीके से यह बाद यानी कि केस के लिए तारीख पे तारीख निर्धारित करता है। जिला न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे भी हैं, जो कि उदाहरण के तौर पर जिला स्तर में केवल 6.7% कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ही महिलाओं के अनुकूल होती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार के बारे में, यानी कि राइट टू डिटेंटिव इन प्रिवेंटिव डिटेंशन।
कि जलीसीला साजी बनाम भारत संघ मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया था। आप जानते हैं कि आखिर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? ये बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, इसका अर्थ होता है। और हाल ही में इस पर लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे कौन-कौन से व्यक्तियों को उचित ठहराया गया, उसके बारे में जानते हैं। कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार है और उसे हिरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने का भी अधिकार है और यदि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है तो संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 5 के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने में बराबर होगा। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5 जो है वह अनिवार्य किया गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के यथाशीघ्र उन आधारों के बारे में सूचित करना चाहिए जिन आधारों में उसे हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के लिए व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने व यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना चाहिए तो इसके अंतर्गत होता है। अब आता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून के बारे में, जिसमें आता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियां या रोकथाम अधिनियम 1967, विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रख रखाव अधिनियम 1980 आता है। अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 3 के अंतर्गत प्राधिकारियों को लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने जैसे निवारक कारणों में व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है जो कुछ सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है जैसे कि कोई भी प्रिवेंटिव कानून किसी व्यक्ति के 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। 3 माह से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए सहायक बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ेगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए यथाशीघ्र प्रदान किया जाना चाहिए तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के बारे में। कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1967 के तहत अभियोजन की मंजूरी देने के लिए 14 दिन की समय सीमा अनिवार्य की है, ना कि विवेकाधीन। इसमें 1967 के अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो यह जो है इसमें व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों और प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया है। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उससे जुड़े मामले से भी संबंधित होता है। इसके 2 चरण हैं जिसमें प्रथम चरण जो आता है वह स्वतंत्र प्राधिकरण के अंतर्गत होता है। दूसरा चरण जो है इसमें एक सरकार के पास अतिरिक्त 7 दिन के काल दिवस के अभियोजन में मंजूरी देने के निर्णय से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है प्ली बार्गेनिंग या सौदा अविवाद के बारे में। ये जो है एक तरीके से विधि या न्याय मंत्रालय के अनुसार 2022 में केवल 0.11 मामलों का समाधान प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से किया गया। यह जो एक तरीके से बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौता है जिसमें अभियुक्त कम अपराध या कम सजा के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2006 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन में एक भाग के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध बनाया गया। साथ ही आरोप तय होने की तिथि में 30 दिनों के भीतर प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका उपयोग देखा जाए तो यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष के कारावास में दंडनीय अपराधों को लागू करता है और यह महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 में संशोधन 2023 के बारे में। कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 2023 में संशोधन को रद्द कर दिया है। इस संशोधन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को अनिवार्य करने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं और बाहर न्यायालय ने यह निर्णय कुणाल कामरा बनाम भारत संघवाद के तहत दिया गया। इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसे 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया गया था। यह संशोधन सरकार को एफसीयू में यानी कि फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के कार्यों से संबंधित फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार दिया गया है, जो कि एक मध्यवर्ती द्वारा चिन्हित करके हटाया गया है। और यह 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एफसीयू की स्थापना करने वाले केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों में जैसे कि यह संशोधन असंवैधानिक है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे के अंतर्गत नहीं आता। इसके अंतर्गत कुछ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जैसे कि अनुच्छेद 14 जो कि कानून की समझ समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत देखा जाता है। और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 का सब क्लॉज जी, जो कि कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं अनुपातिकता के परीक्षण के संदर्भ में कुछ संशोधन जो रहे हैं विफल रहे हैं, जैसे कि वैधता के तौर पर, उपयुक्तता के तौर पर, आवश्यकता के संदर्भ में और संतुलन के संदर्भ में इसमें कुछ कदम उठाए लिए जाने के लिए आधारित मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए आधारित होने चाहिए, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है 23वें विधि आयोग के गठन के बारे में, कि हाल ही में राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है और इसे 3 साल यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए लागू किया गया। 23वें विधि आयोग के बारे में जानें कि इसके अंतर्गत भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना, सुझाव देना है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें एक पूर्णकालिक सदस्य, अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन या अंशकालिक सदस्य इसमें शामिल होते हैं। विचारार्थ विषयों यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एक नजर डाली जाए तो इसमें अप्रचलित कानूनों की समीक्षा या निरसन से संबंधित है, जिसमें मौजूदा कानूनों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना और उनका सरलीकरण किया जा सके। प्रासंगिक और वर्तमान आर्थिक जरूरतों को मद्देनजर कानूनों को निरस्त करने और उनमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देना। कानून और गरीबी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें गरीबी को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा करना और सामाजिक आर्थिक विषयों से जुड़े कानूनों के बाद उनका ऑडिट करना है। न्यायिक प्रशासन की समीक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें न्याय मिलने से होने वाली देरी को समाप्त करके बकाया राशि का शीघ्र निपटान करके मामले का किफायती निपटान सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरलीकरण और अलग अलग हाईकोर्ट के नियमों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु होता है। अब आते हैं इसमें भारतीय विधि आयोग के बारे में। भारतीय विधि आयोग का जो प्रकार है वह एक तरीके से कानून या न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर वैधानिक निकाय होता है। इसका उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार करना और कानूनों के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना होता है। यह एक विधिक विषयों पर रिसर्च करता है, विचारार्थ विषयों पर आधार पर सिफारिश प्रदान करता है और इसके इतिहास में पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ये भारतीय विधि आयोग के बारे में सामान्य जानकारी है, जिसके प्रकार, उद्देश्य, कार्य और इतिहास के बारे में आता है। अब आते हैं लोक सेवकों पर अभियोजन की मंजूरी के बारे में, कि हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी है। कि अभियोजन हेतु स्वीकृति के लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने में पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है, ताकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाया जा सके। मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की या राज्यों या केंद्र सरकारों और लोक सेवकों को हटाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी के तहत कानूनी ढांचे के अंतर्गत देखा जाए तो यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218, जिसमें से यादृच्छिक की धारा 197 के तहत कवर किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 218 की 88 की धारा 17 ए, जो कि 2018 का संशोधन और धारा 19 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के लिए एसीआई संगठन के बारे में, कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एएसओ एसीआई यानी कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यह जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक क्षेत्रीय समूह के रूप में है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई, 11 सदस्यों के साथ की गई। इसमें सदस्य संख्या 48 हो गई और पहली सभा और गवर्निंग बोर्ड की नई बैठक या नई दिल्ली में आयोजित की गई और भारत वर्तमान में एएसओ एसीआई का अध्यक्ष और इस समय नियमों और विनियमों को मंजूरी दी गई है, तो इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाए। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।